अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। AHN का चैप्टर है हमारे फाइनल टर्म के लिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि पूरी PPT एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जैसे कि आपको पता है कि मतलब कार्डियोवास्कुलर की बात हो रही है तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। ठीक है। और डिसऑर्डर का मतलब तो बीमारियां हैं, तो मतलब हार्ट के अंदर जितनी भी बीमारियां आएंगी, जितने भी मसले आते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव में हम जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कॉजेज़ पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक और मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे हार्ट के। ठीक है। ECG थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं है, मैं आपको अलग से इसका बता दूंगा। और नर्सिंग प्रोसेस और वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आपको कुछ डिजीज़ भी बताई गई हैं दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। मतलब किसी भी सिस्टम को आप पढ़ने जा रहे हो या किसी भी ऑर्गन को आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका थोड़ा बहुत मतलब खुद-व-खाल पता होना चाहिए, उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है, किस तरह का ऑर्गन है और क्या काम करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को और हमारे टिश्यूज़ को। हमें पता है कि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप जो है ब्लड पंप करता है, लेकिन कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को पंप करता है और बॉडी से वापस वेस्ट प्रोडक्ट लेता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर चीज़ों का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है ये कंट्रोल्ड या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल है, मतलब ख़ुद ब खुद ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने हार्ट को कंट्रोल करें खुद या हार्ट बीट को रोक सकें, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। और इसका काम वही है कि ब्लड जो है पंप करता है ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हार्ट की अगर बात करें थोड़ी सी, इसके हम मतलब एनाटॉमी पढ़े कि कहाँ कहाँ पे वाक़या है, इसके जो लोकेशन है वो पढ़े। तो ये एक हॉलो का मतलब होता है कि अंदर से खाली या खोखला। ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है और ये हर बंदे का जो हार्ट होता है उसके बंद मुट्ठी के हिसाब से होता है। मतलब आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो आपकी मुट्ठी की जितनी साइज़ है उतना साइज़ आपके हार्ट का होता है। ठीक है। और ये जो है लिखा हुआ है कि लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मीडिया स्टेनम, लंग्स के दरमियान मौजूद होता है, स्पेशली हमारा जो स्टेनम होता है उसके पीछे। ठीक है। और इसका जो साइज़ है 12.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। इसके साइज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर पेपर में इस तरीके के MCQs आते हैं। 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और तकरीबन 31 सेंटीमीटर 31 को आप 2 से डिवाइड करेंगे या 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन 8.8 to 10 OZ ये पाउंड का जो है यूनिट है। आप इसको किलोग्राम में या ग्राम में वो कन्वर्ट करेंगे तो 250 से 285 ग्राम तक बनता है। आप सिंपल यही याद रखो कि इसका जो वेट है वो 250 से 285 ग्राम तक होता है, नॉर्मल एवरेज जितना है। ठीक है। फिर मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेल में जो है वो 300 के ऊपर चला जाता है और फीमेल में जो है 230 से लेकर 280 या 60 या इतना होता है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ये सेकंड रिब से लेके 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इस एरिया में ये मौजूद होता है हार्ट। इसके अलावा पेरिकार्डियम बताया गया है। पेरिकार्डियम जो है एक तेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और इस लेयर के या इस जो पेरिकार्डियम है इसके अंदर भी 2 लेयर होते हैं। इस जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं विज़रल लेयर और जो बाहर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है। इसमें जो है कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, तकरीबन 10 to 30 मिलीलीटर। ठीक है। उसके अंदर मौजूद होता है और ये जो है क्या काम करता है कि फ्रैक्शन से बचाता है हार्ट को। लेयर का अमूमन यही काम होता है। अच्छा, हार्ट के मज़ीद 3 लेयर होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि हार्ट के लेयर कौन कौन से हैं या कौन से लेयर कहाँ पे है। जैसे एंडोकार्डियम है तो एंडोकार्डियम सबसे बाहर वाला लेयर है। ठीक है। सॉरी, अंदर वाला लेयर है। मायोकार्डियम जो है वो मिडिल लेयर है और एपिकार्डियम सबसे बाहर वाला लेयर है। इसके अलावा हार्ट के चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। जो ऊपर वाले 2 है उसको हम कहते हैं एट्रिया, मतलब दोनों को मिला के, एक को हम एट्रियम कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। इसके अलावा हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स है। ये लिखा हुआ है 2 सेट्स ऑफ वॉल्व, मतलब 2 सेट है तो एक सेट के अंदर 2 वॉल्व आएंगे। ठीक है। तो टोटल इसके अंदर 4 वॉल्व्स है
ठीक है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। और एक वॉल्व जो है मतलब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, वो राइट साइड पे मौजूद होता है, मतलब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। और जो लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में, वो कहता है बाइकस्पिड, या इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, नाम याद रखने आपने। इसके अलावा सेमिलुनार है, सेमिलुनार वाल्व जो है वो हम बाकी दोनों को एक साथ मतलब एक ही नाम देते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग नाम देंगे तो एक पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व वो है जो कि लंग्स तक खून लेके जाता है, उस आर्टरी के बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स तक खून जा रहा होता है वो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, ठीक है, तो उसी में से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसी आर्टरी के स्टार्ट में जो है ये पल्मोनरी वॉल्व मौजूद होता है। दूसरा जो है एवोर्टिक वॉल्व है, एवोर्टिक वॉल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, जो एवोर्टा होता है, ठीक है, जो पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो उसमें जो है भी एक वॉल्व होता है और उसको हम एवोर्टिक वॉल्व कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम सेमिलुनार वॉल्व कहते हैं, जैसे कि ऊपर वाले को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते थे। इसकी कंडक्शन सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब कंडक्शन सिस्टम ये कि हार्ट के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड। ये देखें, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एसए नोड। इसमें से एक करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ये एट्रियम मतलब राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये करंट एवी नोड में आ जाता है और एवी नोड के ज़रिए इसी तरह बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर के ज़रिए वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द चले जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वेंट्रिकल्स के आसपास मौजूद है। तो जब ये करंट नीचे आता है तो वेंट्रिकल्स को ये कंट्रैक्ट करता है और उसी करंट की वजह से हमारे चारों चैम्बर जो है कंट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से पूरी बॉडी को ब्लड जाता है। तो जिस ब्लड ने जो है लंग्स में जाना होता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो वो लंग्स में जाता है, और जो ब्लड जो है बॉडी में जाना है जिसने, तो वो बॉडी में जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राइट एट्रियम है और ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो ये इनका फंक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैंने जो आपको वॉल्व बताया, ये देखें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में है इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। बाकी एवी नोड, एसए नोड और परकंजी बाइपर और बंडल ऑफ हिस, इसके आपको नाम पता होने चाहिए। ये आपको थोड़े बहुत जो है वेन्स और आर्टरीज का बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल है। आपने इसके नाम थोड़े बहुत देखने हैं पेपर में, तो मतलब इस तरह नहीं आएंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जितने भी आर्टरीज और वेन्स है उसके सब नाम आपको बताए गए हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब आपके बॉडी में जो है ब्लड किस तरह सर्कुलेट कर रहा होता है या किन किन जगहों पे सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स। एक है करोनरी सर्कुलेशन। करोनरी सर्कुलेशन में ब्लड खुद ही हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, हार्ट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, वो करोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट जो है वो लंग्स को ब्लड देता है, लंग्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट तक आता है, इस साइकिल को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी को जाता है, मतलब पूरे सिस्टम को जाता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाते हैं। और इसके अलावा पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन स्पेशली एब्डोमेन को ज़्यादा मतलब ब्लड सप्लाई करता है, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। अच्छा जी, आलू वाले फिर आ गए, शाबाश। करोनरी आर्टरी जो है 2 किस्म के हैं, एक है राइट मेन आर्टरी और एक है लेफ़्ट मेन करोनरी आर्टरी। चलो इनको बोलने देते हैं पहले। राइट मेन आर्टरी जो है ये देखें, ये मतलब ये जो एवोर्टा निकल रहा है, ठीक है, तो इससे आगे जाके करोनरी आर्टरीज आती हैं जो कि हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती है। ये जो है हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती हैं, ये राइट करोनरी आर्टरी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली जो जा रही है इसको हम लेफ़्ट करोनरी आर्टरी कहते हैं, मतलब राइट साइड में जो आ रही है वो राइट करोनरी आर्टरी, जो लेफ़्ट साइड में जा रही है वो लेफ़्ट करोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को इससे राइट एट्रियम से, मतलब ये जो राइट
करोनरी आर्टरी आ रही है तो ज़ाहिरी बात है राइट साइड पे आ रही है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ये ब्लड देगी, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस आगे वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ब्लड ये देता है। पोस्टीरियर सेप्टल वॉल, ये पीछे की तरफ एक जो है मतलब इन दोनों के बीच में जो दीवार है उसको भी राइट करोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा होता है। और इसके अलावा सयानो एट्रियल एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो एस ए नोड और एवी नोड्स मैंने आपको बताया, उनको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो वो भी राइट करोनरी आर्टरी से जा रहा होता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद रख लीजिएगा। पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ब्लड कौन सप्लाई करता है, या एस ए और एवी नोड को कौन सी आर्टरी या कौन सा मतलब कौन सी आर्टरी, स्पेशली आर्टरी के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टरी जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, तो इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे राइट करोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं लेफ़्ट मेन करोनरी आर्टरी। ये जो है आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, मतलब एक तो ये आ रही है ना, ये मेन करोनरी आर्टरी है, फिर ये इस तरह लेफ़्ट और राइट में जो है मतलब आ रही होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। एंटीरियर डिसेंडिंग जो है ये वाला आप कह सकते हो कि ये एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। और दूसरा जो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है, जो ये जा रही है ना पीछे की तरफ, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। अच्छा, इसमें जो है अगर हम डिसेंडिंग वाले की बात करें, इस वाले की, तो ये कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही होती है? एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आ रही है, तो ज़ाहिरी बात है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का सामने वाला दीवार है, ठीक है, उस पे जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। इसके अलावा इंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो मतलब इनके अंदर इंटीरियर जो दीवार है, ठीक है, सेप्टम जो है, उनको भी ब्लड सप्लाई करेगी। और एपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एपेक्स हम कहते हैं हार्ट के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से को, इस हिस्से को हम कहते हैं एपेक्स, ठीक है। तो इसको भी ये डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अगर हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, मतलब इस वाली आर्टरी की बात करें, ठीक है, तो ये लेफ़्ट एट्रियम ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको लेफ़्ट एट्रियम, और लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेसेस ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेटरल मतलब ये जो साइड का हिस्सा है, लेटरल इसको कहते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियर जो पीछे वाला हिस्सा है, उन दोनों को और लेफ़्ट एट्रियम को, इन सारी जगहों को जो है यहाँ से ब्लड जा रहा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं हार्ट साउंड पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे अच्छे खासे सवाल आ सकते हैं पेपर में, पिछली दफ़ा भी आ गए थे अच्छे खासे। हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट के अंदर आपको 4 टाइप्स ऑफ साउंड मिलते हैं, ठीक है, जिसमें S1 और S2 जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। S1 जो है कहाँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो मेट्रल जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जब वो बंद होते हैं तो उसके बंद होने की वजह से हमें S1 साउंड सुनने को मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? जो एपेक्स था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें S1 साउंड सुनने को मिलेगा। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए S1 साउंड कहाँ पे ज़्यादा लाउड होता है, तो वो एपेक्स वाले एरिया में ज़्यादा लाउड होता है। S2 जो है वो सेमिलुनार वॉल्व, जो एवोर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स थे, उसके बंद होने की वजह से होता है, और ये हार्ट के बेस पे, मतलब ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, इस पे आपको ज़्यादा लाउड सुनने को मिलता है। इसके अलावा S3 साउंड जो है, S3 में बी हर्ड इफ़ द वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लाइंस इज डिक्रीज एंड द स्ट्रक्चर इन द वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट, ठीक है, मतलब ये जब ये दोनों वॉल बंद होते हैं और ये वॉल जो है, इनके जो दीवारें हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से आपको S3 साउंड सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है S3 साउंड बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, उनमें ये कॉमन होता है, इनमें ये एबनॉर्मल नहीं है। और ज़्यादातर S3 साउंड एबनॉर्मल होता भी नहीं है। अगर किसी के अंदर है तो थोड़ा बहुत मतलब आपको इंडिकेशन देता है कि थोड़ा बहुत मसला है हार्ट के अंदर, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक नहीं होता। ये बस थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हाँ, कोई ना कोई मसला होने वाला है, या एक निशानदेही है, या साइन सिम्टम हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे जाके जब ये S4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इससे जाके मसले हो सकते हैं। जैसे कि S3 जो है आपको हार्ट फेलियर का बताता है, या फिर अगर वॉल्व रिगर्जिटेशन का मसला है, मतलब जो वॉल्व्स है, ठीक है, चारों, अगर उसमें कोई मसला है तो वो उसका आपको बता सकते हैं कि हाँ, इनमें मसला है, तो S3 साउंड आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा S4 साउंड जो है, S4 साउंड जो है एट्रियल सिस्टोल की वजह से, मतलब जो एट्रियम जब जो एट्रियल चैम्बर्स है जब वो सिस्टोल कर जाते हैं, मतलब कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये साउंड सुनने को मिलता है। और ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है, मतलब रेजिस्टेंस ये कि हाँ हार्ट के अंदर कोई मसला है, कोई चीज़ें जो मुज़ाहिमत कर रही है, और ये है एक एबनॉर्मल फाइंडिंग। मतलब अगर आपको S4 साउंड सुनने को मिल रहा है हार्ट में, तो इट इज़ इन एबनॉर्मल फाइंडिंग, एक ख़तरनाक चीज़ है या एक एबनॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? हाइपरट्रॉफी, अगर कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, या कोई और डिजीज़ है हार्ट की, या कोई इंजरी हुई है, या वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो मतलब उसमें इंजरी हुई है, तो इसकी वजह से आपको ये साउंड देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये तो आपको पता होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस आते हैं, जिसमें हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पढ़ते हैं। इसमें आपको वही बताया गया है कि स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो नर्व फाइबर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, तो हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह ये सारी चीज़ें रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। कंडक्शन जो SA नोड और AV नोड है वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है करते हैं, तो उसकी वजह से जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हार्ट ज़्यादा धड़कता है, ठीक है। इंक्रीज़ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी, ज़ाहिरी बात है कि एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ज़्यादा कंट्रैक्ट होंगे। पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसमें ये हम ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा स्टिमुलेशन आकर व्हेन अ डिक्रीज़ एंड प्रेशर इज़ डिटेक्टेड, और ये कब होगा? जब आपके बॉडी में किसी भी स्पेशली ब्लड प्रेशर की मतलब कमी होगी या लो ब्लड प्रेशर होगा, तो इसकी वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक के बिल्कुल उल्टा है। जब ये सारी चीज़ें होंगी, या हार्ट बीट आपका बहुत ज़्यादा है, या ऐसी चीज़ें हैं जो आके आप इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसको नॉर्मल कराते हैं। और उसमें क्या रिलीज़ हो रहा था? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक सिचुएशन में या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है? दैट इज़ नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा होता है? दैट इज़ एसिटाइलकोलिन, जो कि हार्ट रेट और इन सारी चीज़ों को कम करता है, ठीक है, आपको नॉर्मल पोजीशन में वापस लेके आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड जो है ये हम कह सकते हैं कि एक हार्ट मतलब जब धड़कता है एक दफ़ा, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर जा रहा होता है। आप इतना याद रखें, ये जो लिखा हुआ है ना कि हार्ट जो है द फोर्स अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पंप, मतलब हार्ट कितने फोर्स के साथ जो है ब्लड को पंप कर रहा होता है या एजेक्ट कर रहा होता है, बाहर भेज रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड, ठीक है। दूसरा है आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब आपके आर्टरीज़ में ब्लड जा रहा होता है, तो वो आपके आर्टरीज़ के दीवारों पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, या खून का प्रेशर कितना है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। और ये हम स्पेग्मोमेनोमीटर से जो है वो मेजर करते हैं, या फिर हम इसके लिए आर्टीरियल कैथेटर भी यूज़ करते हैं, तो वो उससे भी पता चलता है। इसके अलावा बेरो रिसेप्टर है। बेरो रिसेप्टर जो है ये नर्व एंडिंग है, या हम इसको प्रेसो रिसेप्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है कि आर्टरीज़ के वॉल में मौजूद होते हैं या कैरोटिड साइनोसिस में मौजूद होते हैं, और ये जो है ब्लड प्रेशर में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर आपके बॉडी में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं बेरो रिसेप्टर, ठीक है। और बेरो रिसेप्टर ही मतलब आपके उस ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। कम है या ज़्यादा है तो वो आपके ब्रेन को बताते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मतलब बेरो रिसेप्टर क्या है, या हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर कौन से हैं, तो आपने उसमें बेरो रिसेप्टर सेलेक्ट करना है। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प थ्रू द हार्ट इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा होता है, वो 4 to 7 लीटर्स पर मिनट है। 1 मिनट में 4 से 7 लीटर जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी आपको मैं बता दिया है कि द एबिलिटी ऑफ द हार्ट
मसल फाइबर्स टू प्रोपिगेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, कि हार्ट मसल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रहे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो जा रहे होते हैं और उसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्ट होता है, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा मीन आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब क्या होगा, एवरेज आर्टीरियल प्रेशर, जितना ही मतलब कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, जैसे कि एओर्टा में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाकी पेरिफेरल आर्टरी जो होती हैं वहाँ पे कम होता है। इन सब का अगर हम एक एवरेज निकालें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। और इसमें जो है आपकी सारी आर्टरीज आती हैं और उसमें जो है वो हम देखते हैं उनका प्रेशर, कि मतलब एक हार्ट बीट के या एक कार्डियक साइकिल के बाद आपके सारे आर्टरीज में एवरेज प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 60 to 70 mmHg, ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल उसका एवरेज है। अच्छा, इसके अलावा पल्स रेट है। पल्स रेट का मतलब होता है कि आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में कितना फ़र्क है, सिस्टोलिक कितना है डायस्टोलिक कितना है, उसको आप मतलब माइनस करोगे तो उससे जो आएगा वो होगा पल्स रेट, ठीक है। जैसे कि हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर लेते हैं तो 80/120 आता है, तो 120 से आप 80 माइनस करोगे तो 40 आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पल्स रेट। इन दोनों के डिफरेंस को पल्स रेट कहा जाता है। ये 30 to 40 mmHg होता है। 30 जैसे 90/120 हो गया, 80/120 हो गया, तो इस तरह आ सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच कंट्रैक्शन। जब आपका हार्ट एक दफ़ा कंट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देखें, पहले यहाँ पे हमने कार्डियक आउटपुट पढ़ा। कार्डियक आउटपुट जो है वो 47 लीटर था, तो उसमें जो है वो क्या था, वो सारा जितना भी ब्लड है वो उसमें लंग्स को भी जा रहा है और पूरी बॉडी को भी जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों उसमें शामिल है। लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी बात हो रही है, जो कि बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे जो है वो नोट कर देना है। अच्छा, इसमें जो है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक कंट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड जा रहा है, उसमें जो है 70 to 130 मिलीलीटर पर हार्ट बीट जा रहा होता है। तो ये आपने नोट करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इसके अलावा पोस्टरल या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पोस्टरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में बार बार बता दिया है मैंने, ये है कि मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाए, 10 से 15 mmHg कम हो जाए, ठीक है, या 10 to 20% कम हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कब होता है, जब आप अचानक अपना पोजीशन चेंज करते हो, आप लेटे हुए हो तो आप अगर बैठ जाते हो, ठीक है, उठ जाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या अगर आप खड़े हो जाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो पोजीशन चेंज करने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कम होना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन। प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड जो है वो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड स्ट्रेचिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। मतलब ये कि आपका जो प्रीलोड होता है उसका मतलब ये है कि कितना वॉल्यूम या कितना जो आपके हार्ट के मसल्स है वो कितना ब्लड अपने तरफ लेके आ रहा होता है, ठीक है, एक डायस्टोल के बाद। जब एक डायस्टोल ख़त्म होता है और दोबारा आपका हार्ट आपके दूसरे कंट्रैक्शन के लिए रेडी होता है तो वो कितना ब्लड अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा होता है, मतलब लेके आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्रीलोड, जो कि दूसरे कंट्रैक्शन के लिए मतलब रेडी होता है। प्रीलोड इज डिटरमाइंड बाय द टोटल सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज बाय इंक्रीज इन वेनस रिटर्न टू द हार्ट। मतलब जितना ज़्यादा वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा तो उतना जो है प्रीलोड ज़्यादा होगा और हार्ट को ज़्यादा कंट्रैक्शन करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं प्रीलोड। अच्छा जी, इसके अलावा हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, मतलब हार्ट डिजीज़ को मालूम करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं जिसको हम कार्डियक मार्कर स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ट में मसले जब आते हैं तो उनके बाद ये एंजाइम और प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं हार्ट के एरिया में, वो हम पढ़ेंगे। आफ्टर इन्फाक्शन
या डैमेज टिश्यू, उसके बाद जो है क्या होता है जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन की तादाद वहाँ पे बढ़ जाती है। वो कौन कौन से एंजाइम है? वो है क्रिएटिन काइनेज, ठीक है, क्राइटिन काइनेज है, इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन IMA जिसको हम कहते हैं, मायोग्लोबिन जो है प्रोटीन है, ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T ये भी जो है प्रोटीन है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको जो है क्रिएटिन काइनेज का बताया गया है, C के आप शॉर्ट में कह सकते हो। ये जो है स्केलेटल मसल और हार्ट मसल और ब्रेन टिश्यू इन जगहों पे ये मौजूद होता है। मतलब जो हमारे स्केलेटल मसल है, हमारे हार्ट मसल है और हमारे जो ब्रेन टिश्यू है वहाँ पे क्रिएटिन काइनेज एक एंजाइम है जो कि मौजूद होता है। और ये कब ज़्यादा होगा? जब हार्ट में कोई मसला आएगा, ठीक है। जैसे कि ये बताया गया है कि क्रिएटिन काइनेज या CKBB ये जो है आपके ब्रेन में और नर्व टिश्यू में पाया जाता है। CKMM जो है ये आपके स्केलेटल मसल में पाया जाता है और CKMB जो है ये आपके हार्ट मसल में पाया जाता है। इसके अंदर फिर मज़ीद क्लासेस हैं ना, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। हम हार्ट की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों को इग्नोर करेंगे। हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट में जो है CKMB है तो उसका लेवल 4 to 8 आवर के बाद जो है वो मतलब 4 to 8 आवर में रिलीज़ होता है, ज़्यादा हो जाता है। जब किसी को MI होता है, अचानक एक्यूट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद 4 to 8 आवर में ये जो एंजाइम है इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है हार्ट मसल के अंदर। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के हार्ट मसल के अंदर ये बढ़ा हुआ है तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। अगर उस मतलब हार्ट के डिजीज़ के साथ आया है आपके पास, तो इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आपने इस तरीके से मालूम करना होगा। इसके अलावा पीक इन 12 to 24 आवर्स, मतलब इन इतने टाइम में ये बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है एंड मे रिमेन एलिवेटेड फॉर अप टू 96 आवर्स, और तकरीबन 96 आवर तक ये बढ़ा हुआ ही रहता है, कम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन, इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन जो है मॉडिफाइड एल्बुमिन ये जो है डिटेक्टेबल लेवल इन द ब्लड, ये भी बढ़ जाता है। जैसे ही इस्कीमिया आता है, ऑक्सीजन की कमी आती है ब्लड में, ठीक है, या हार्ट के मसल्स में, तो ये लेवल जो है इस्कीमिया या IMA ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो है किस वजह से होता है? सूनर देन इंक्रीज, ये CK से भी जल्दी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जो हमने क्रिएटिन काइनेज पढ़ा, ठीक है, उससे भी ये जल्दी बढ़ता है, सूनर बढ़ता है। IMA लेवल डोंट राइज आफ्टर टिश्यू निक्रोसिस, लेकिन अगर जो टिश्यू निक्रोसिस है या टिश्यू ख़राब हो जाए उसके बाद ये बढ़ता नहीं है। दिस रैपिड इंक्रीज मीन्स दैट IMA लेवल कैन बी यूज टू डिटेक्ट MI सूनर। ये देखें, अगर आपको IMA बड़ा हुआ मिला तो मतलब ये कि अगर उसके बाद जो है मतलब ये CK से भी जल्दी बढ़ता है ना, तो ये आपको जल्दी बताता है MI के बारे में कि हार्ट अटैक हुआ हुआ है किसी बंदे को। लेवल रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 6 आवर्स ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ इस्कीमिया, अगर आप मतलब किसी बंदे को इस्कीमिया हुआ है और आपने उसका मसला जल्दी से जल्द हल कर लिया तो तकरीबन 6 घंटे बाद या 6 आवर बाद जो है इसका लेवल अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो है जैसे हेमोग्लोबिन है तो ये भी उसी का एक मतलब दूसरा पार्ट है या उसी की तरह एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, इसमें भी ऑक्सीजन होता है, और ये मायोकार्डियम और स्केलेटल मसल दोनों में पाया जाता है। मतलब ये स्केलेटल मसल को स्पेशली जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अच्छा, इसमें जो है 30 to 4 आवर्स, 30 मिनट से लेके 4 आवर में इसका लेवल बढ़ जाएगा अगर किसी को MI हुआ है, ठीक है। और ये जो है 6 से 10 घंटे तक पीक पे रहता है और रिटर्न टू द बेस लाइन बाय 24 और तकरीबन 24 घंटे बाद फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है अगर आप मसले को हल करते हो। अच्छा, इसके अलावा ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T है। ट्रोपोनिन I जो है ये आपके स्केलेटल और कार्डियक मसल में पाया जाता है। इसके जो लोकेशन है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन 2 जो है ये आइसोटोप्स ऑफ ट्रोपोनिन है, मतलब ट्रोपोनिन के
मज़ीद सब टाइप्स है आइसोटोप जिसको हम कहते हैं, और ये जो है मायोकार्डियम में पाए जाते हैं और स्केलेटल मसल में भी पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन टी जो है ये मायोकार्डियम में भी है और स्केलेटल मसल में भी है, और ट्रोपोनिन आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मायोकार्डियम में है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने। इसके अलावा ट्रोपोनिन लेवल जो है वो 3 से 6 घंटे बाद जो है वो बढ़ जाता है अगर किसी को MI हुआ है। ट्रोपोनिन जो है वो 12 घंटे तक रहता है और फिर 3 से 10 दिन के बाद जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आता है। इसी तरह दूसरे का भी बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन पे आते हैं। ये आपको पता है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब क्या होगा, इन्वेसिव प्रोसीजर टू विजुअलाइज एंड असेस द हार्ट्स ब्लड वेसल्स एंड चैम्बर्स। जब हार्ट में कोई मसला होता है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कोई और मसला है, तो उस चीज़ को देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम हार्ट के अंदर कोई भी कैथेटर डालते हैं और उसके अंदर एक कैमरा टाइप होता है जिसकी वजह से जो है वो हमें सारी चीज़ें हार्ट वगैरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, हार्ट को विजुअलाइज करना, देखना, ठीक है, जहाँ पे मसला हो उस चीज़ को मालूम करना कार्डियक कैथेटराइजेशन के ज़रिए करते हैं। इसमें वही बताया गया है कि आपके ब्लड वेसल के थ्रू जो है हार्ट में एक कैथेटर डाला जाता है और उसमें एक डाई होता है। डाई मतलब एक कलर होता है, अगर वो कलर आप नहीं डालोगे तो आपको वो इमेज नज़र नहीं आएगा जो हार्ट का इमेज होता है। तो वो कलर ज़रूरी होता है ताकि वो जाके जब अंदर जाता है तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से नज़र आएँ। तो डाई इसमें यूज़ किया जाता है। डाई का मतलब होता है कलर। डायग्नोस पर्पस मतलब क्या है, मतलब ये कैथेटराइजेशन जो हम करते हैं इसका मकसद क्या है, तो वही है कि ये जो अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो हम इसमें मालूम करते हैं, किसी को वॉल्व डिसऑर्डर है, वॉल्व ख़राब है वो हम देखते हैं, किसी को पैदाइशी कंजेनाइटल हार्ट इश्यूज़ है वो देखते हैं। इंटरवेंशनल मतलब ये कि इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, एंजियोप्लास्टी कैथेटराइजेशन में आती हैं, ठीक है, स्टेट प्लेसमेंट और वॉल्व रिपेयर, ये सारी चीज़ें जो है मतलब इसके वही है, इलाज है, ठीक है, जिसमें स्टेंट डालते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, वॉल्व रिपेयर वगैरह करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ECG बताया गया है। ECG या EKG एक ही चीज़ है, अगर डिफरेंट टर्म आए ECG की जगह EKG आया तो मतलब एक ही बात हो रही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो डेफिनेशन है वो जो है नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब ये आपको पता है कि ECG क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं, हार्ट बीट वगैरह को मालूम करने के लिए हम करते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसमें जो है पर्पस क्या है कि हार्ट रेट और हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मालूम करते हैं कि कितने दफ़ा या कितने फासले पे जो है वो हार्ट मतलब कंडक्ट हो रहा है या उसके अंदर कंडक्शन हो रही है, या फिर हार्ट रेट और रिदम किस तरह है हार्ट का। इसके अलावा इसमें हम एबनॉर्मलिटीज़ मालूम करते हैं और अगर हार्ट के कोई डायग्नोसिस वगैरह है तो वो इससे हमें पता चल जाते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सबको पता है कि स्किन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड वगैरह लगाए जाते हैं, चेस्ट के ऊपर स्पेशली, और उससे जो है हमें इम्पल्सिस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो आते हैं उस मशीन में, और मशीन से जो पेपर निकलता है उसमें जो है वो वेव्स हमें देखने को मिलता है, जो ग्राफ वगैरह होता है, फिर उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि मसला कहाँ पे है। ECG के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसे तो 5 होती हैं लेकिन हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं। PQRS कम्प्लेक्स होता है, एक देखें, एक P वेव है, एक QRS कम्प्लेक्स है, मतलब तीनों को मिला के एक बना दिया, ठीक है, और T वेव है। P वेव जो है वो आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करता है, मतलब जो P वेव है वो उसका मतलब ये होगा कि एट्रियम जो चैम्बर्स है वो कंट्रैक्ट हुए। वेव आपको शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियम का कंट्रैक्ट होना, एट्रियल चैम्बर का। QRS कम्प्लेक्स जो है वो आपको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट होना, ठीक है। T वेव जो है वो आपको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करता है, मतलब ये वेंट्रिकल जब वापस रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको शो करता है। ये मैं आपको अलग से एक पेपर पे बना के दिखा दूंगा, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको बता दूंगा, तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो डायग्राम वगैरह नहीं डाला हुआ, तो मैं यहाँ पे वो आपको नहीं जो है वो एक्सप्लेन कर सकता।